शिक्षा निदेशालय की विज्ञान शाखा द्वारा आज श्री विजयपुरम स्थित राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के सभागार में समग्र शिक्षा और नई दिल्ली स्थित DESNNCI-RT के सहयोग से राजकीय अंतर्राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में कुल मिलाकर 9 विभिन्न अंचलों से 107 मॉडलों को प्रदर्शित किया गया। साथ ही विज्ञान और गणित प्रदर्शनों के अलावा पुष्प प्रदर्शनी और खाद्य स्टॉल भी प्रदर्शित किए गए। इस बीच उप निदेशक शिक्षा राम प्रवेश ने इस प्रदर्शनी के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी। राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी हर साल हम मनाते हैं और इसका एक मकसद होता है कि बच्चों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाने के लिए बच्चों के अंदर जो एक साथ मिलकर प्रोजेक्ट को बनाने और ग्रुप टीम वर्क के साथ काम करने की भावना को जागृत करने के लिए होता है। इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए पहले CRC लेवल में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बाद BRC लेवल में पार्टिसिपेट करते हैं। BRC लेवल में पार्टिसिपेट करने के बाद वहाँ जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है वो यहाँ राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी पोर्ट ब्लेयर में आकर प्रदर्शन करते हैं। और जब बच्चे कैम्पबेल बे से लेकर डिगलीपुर तक के बच्चे यहाँ पर आते हैं तो बच्चों को एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड के बच्चों को इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है। साथ साथ एक का मॉडल दूसरे बच्चे जब देखते हैं तो उनके अंदर बहुत सारे मॉडल के प्रति कुछ समझ में आता है और अगले साल उस भावना के साथ जब अपने जगह पे जाते हैं, अपने स्कूलों में जाते हैं तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं बात रहती है कि उस स्कूल ने ये मॉडल बनाया, ये काफ़ी इनोवेटिव मॉडल था। और वो फिर इस तरह हम हर साल मॉडल में डे बाय डे सुधार करते हैं, हर साल सुधार करते हैं और बच्चों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट को हम डेवलप करते हैं। इस मौके पर मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में आयुक्त सह सचिव ASPS रवि प्रकाश, शिक्षा सचिव स्मिता R, शिक्षा निदेशक डॉक्टर जितेंद्र सोहल, कार्यालय प्रमुख ज्ञानशील दुबे तथा उप निदेशक शिक्षा राम प्रवेश मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में रिबन काटकर तथा द्वीप प्रज्वलित कर इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस बीच शिक्षा सचिव स्मिता R ने उपस्थिति का स्वागत किया। This is called the Rajya Shastriya Bal Vaigyanik Pradarshani 2024-25, which is also named the Janodaya, organized by the Science Wing of the Directorate of Education in collaboration with NCERT New Delhi. Today is a celebration of creativity, innovation and talent when the children get a chance to exhibit all the talents and curiosity which actually make a student a scientist also. It is with great pleasure that I welcome Dr. Chandrabhushan Kumar, Chief Secretary of Andaman and Nicobar Administration, who has found time, spare time to be here and guide and enthusiastically guide all the children who have participated in this exhibition. Sir, on behalf of the Education Department and all the teachers and students, I extend my warm welcome to you. We are gathered here not only to honor the milestone of Gyanodaya, but also to unveil the souvenir by the chief guest and other dignitaries. इसके बाद मुख्य सचिव सहित अन्य गणमान्य ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा for them in milliseconds. Then this is Arduino, it is a controller. The object come in front of it. Sir, you can take a look. If something comes in front of the something, oh, this is anything like that. Very good. MQ for beacon sensor which will detect so this is basically made for factories that we all consume. अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने विद्यार्थियों को सलाह दी कि विज्ञान का उपयोग मानव जाति के लाभ के लिए किया जाना चाहिए। साथ ही विज्ञान का उपयोग हमारे दैनिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी किया जाना चाहिए। विज्ञान आपका काम आसान करने में मदद देता है।
पर जब हम ये समझना चाहते हैं कि विज्ञान में क्या चीज़ है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विज्ञान आपके लिए एटॉमिक बम भी बना देता है और विज्ञान आपके लिए ये भी करता है कि हर घर में बिजली भी आ जाए। तो उस विज्ञान का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, इसके बारे में भी हमारे दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि किस विज्ञान के प्रयास से जो चीज़ें बदलती है उसका किस तरह से उपयोग होना चाहिए, जिससे कि ह्यूमैनिटी का, इन्वायरमेंट का, सबका फ़ायदा हो। आप सभी बच्चे अनूठी जगह में रहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं और आपका इन्वायरमेंट से बहुत ही डे टू डे का रिलेशनशिप है और इसीलिए आपके बनाए हुए जो यहाँ पर लाए हुए स्टॉल में जो आपने बनाया है प्रोडक्ट, उन सारी चीज़ों में ये झलकता भी है कि हाँ, आज समुद्र में प्लास्टिक वेस्ट बहुत ज़्यादा होता जा रहा है और वो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या होने वाली है, हो चुकी है। उसको हम कैसे उसका निदान ढूंढ सकते हैं, कैसे उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो विज्ञान का ये उद्देश्य है कि आप अपने अगल बगल की जो ज़िंदगी है उसके बारे में आप विचार करते हैं, आपको सोचने के लिए वो मजबूर करता है और तब आप उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इस दौरान शिक्षा निदेशक ने उपस्थिति का धन्यवाद किया। Your collective contributions reflect the spirit of collaboration and dedication, and for that we are truly grateful. And with these words, I would also like to thank students, team, teachers who have come here. आप लोगों की जो मेहनत है वो सच में सराहनीय है, क्योंकि एक टीम एफर्ट है जो आप लोग इतनी दूर से आए और जो पोर्ट प्लेयर से भी हैं और जो इतनी दूर से हमारे बीच आए। आप लोगों के लिए ये चैलेंज भी है और एक तरह से इंस्पिरेशन भी है बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी। आप लोग इतनी दूर आए, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, यू ऑल आर विनर्स, आप सभी विनर्स हैं हमारे लिए। सभी प्रदर्शनियों में से सबसे उल्लेखनीय कैम्बल बे के मूक बधिर छात्र की परियोजना थी। My name is Sagar. I am studying class 10th. My school name is Government Institute Secondary School विजयनगर। सर इसका नाम है बिरबल। सर अभी क्लास 10th में पढ़ता है, मेरे साथ मेरा क्लासमेट है। सर इसने जो बनाया है सर आर्ट एंड क्राफ्ट में, सर जो हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो पाया जाता है सर, जो भी स्पीसीज पाया जाता है लाइक क्रोकोडाइल, मंकी, टर्टल, स्नेक वगैरह, सर इसने बनाया अपने हाथों से सर खुद। सर ये CWSN बच्चा है जो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, और सर इसे हम जो भी बताते हैं वो कर लेता है। और सर जो हमारे मेन कैम्बल बे में जो पाया जाता है सर लाइक मंकी, टर्टल एंड क्रोकोडाइल, सर जो हमारे कैम्बल बे में मेनली पाया जाता है और कहीं पे नहीं पाया जाता, सर इसने उसे भी बनाया। और अंडमान वुड पिजन, मेगापॉड, सर सब इसने ही बनाया है सर। और सर पैथन, एलिफेंट्स वगैरह, बैट वगैरह जो हमारे आइलैंड में पाया जाता है सर। इस मौके पर मुख्य सचिव ने दूरदर्शन के माध्यम से सभी विद्यार्थियों से भविष्य में इस प्रकार की परियोजनाओं में शामिल होने की अपील की। सबसे पहले तो मैं विभाग को, शिक्षा विभाग को बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने ये प्रदर्शनी यहाँ लगाई है विज्ञान की, जो राज्य स्तरीय है। और इस प्रदर्शनी में हर द्वीप के जो बच्चे हैं वो विज्ञान से संबंधित उनकी क्या सोच है, वो अपने इर्द गिर्द जो चीज़ें देखते हैं, उस समस्याएं जो है उसका समाधान कैसे निकालना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने यहाँ अपने स्टॉल लगाए हैं। और ये एक बहुत अच्छा अवसर होता है जब हम सभी लोग को ये पता होना चाहिए कि हमारे आज के बच्चे क्या सोचते हैं और कितना वो जुड़े हुए हैं अपने समाज से, अपने वातावरण से, और उसके बारे में सिर्फ वो समस्या नहीं बता रहे हैं बल्कि उसका समाधान भी बता रहे हैं। तो ये हर विज्ञान का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि वो आपका काम आसान करे, ज़िंदगी को आसान करे, ज़िंदगी को बेहतर बनाए। और उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो इस तरह की प्रदर्शनी जो है वो बहुत ही ज़रूरी है और ये हमेशा होते रहती है। और इसमें हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे, लगभग 100 के आसपास जो है उन्होंने स्टॉल लगाए हैं और हर तरह के पहलू उन्होंने कवर किए हैं। मेरा यही अनुरोध होगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, देखें। 2 दिन की प्रदर्शनी है तो यहाँ पर आकर देखें, लोग समझें
ये क्या सोचते हैं बच्चे, क्योंकि जो आप और हम जिस उम्र में हैं हम अपने बच्चों से ज़्यादा सीखते हैं। वो इस प्रदर्शनी के माध्यम से हम सबको ये मौका मिलता है और बच्चों से हम यही कहेंगे कि उत्साह के साथ आप जुड़े रहें, इसी तरह से सोचें, इसी तरह से जो है आप नई नई चीज़ें लेकर आएँ, जिससे कि हमारे समाज में नई चीज़ों के बारे में और बात हो सके। My name is Chanchal Singha Rai. So this is a art installation of futuristic art core, and on behalf of the science wing of Department of Education, the part of education and awareness, we developed this art installation, and we collected the sample from different area, and this layer are made up of plastic, glass, metals and also mirror, and we collected the samples, materials, non-biodegradable waste from our locality of Port Blair area, and after sorting nearly 5 kg of discarded plastic was used to create this powerful sculpture of Earth's core. This installation show the how as more plastic and non-biodegradable waste collect in our surrounding, and over a million of year slowly one special the layer will form. It will be made up of non-biodegradable waste and the material, and it will affect our earth system, and from this layer in future release of toxic gases, disruption of geological processes, and in future the soil and water also contaminated, and also impact on the biodiversity, and it's also affect the global warming. And this is an artwork. It is based on the coastal community people of Andaman Nicobar Island, mangrove ecosystem, lot of fish, the fishermen and birds. We have the paddy field, beautiful ecology of Andaman and Nicobar Island. मेरा नाम है आयुष वर्मा। मैं एक कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ और मेरे स्कूल का नाम है गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हडबे। तो मैं आज आपके सामने एक प्रोजेक्ट लेके आया हूँ जिसे कहते हैं रेन डिटेक्टर। प्रोजेक्ट का नाम रेन डिटेक्टर है। एंड जैसे आप जानते हैं बारिश के मौसम में बहुत आके हमको झेलना पड़ता है, मुश्किल झेलना पड़ता है, तो उसके लिए हम बनाए हैं रेन डिटेक्टर। रेन डिटेक्टर एक ऐसा काम करता है कि जैसे अभी आप सो रहे हैं तो बाहर जितना भी सामान रखा हुआ है वो आप जैसे आवाज़ करेगा आप उसको बटोर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये पानी है, पानी इसके ऊपर टच करेगा तो इसमें से आवाज़ आएगा, इसमें से तब आवाज़ आएगा जैसे अभी आ रहा है। एंड बारिश के टाइम पे कभी कभी भूकंप आने का संभावना होता है, इसलिए हम लोग अर्थक्वेक डिटेक्टर भी लगाए हैं। एंड आपको पता कैसे चलेगा कि अर्थक्वेक भी हुआ, ये रेन भी हो रहा है, तो जैसे इसका आवाज़ से हम लोग को पता चल जाएगा कि इसका आवाज़ अलग अलग है। आप देख सकते हैं अभी इसका आवाज़ आके ऐसा है और रेन डिटेक्टर जब आएगा थोड़ा डार्कली आएगा। एंड आप जानते हैं कि बारिश के टाइम पे नाले में कचरा भर जाता है, तो उस कचरा को कम करने के लिए हम ये फैक्ट्री बनाए हैं। तो जैसे कचरा इसमें जाएगा फैक्ट्री में जाने के बाद इसको जलाया जाएगा। हाँ, जलाने के बाद इसमें से जो धुआं निकलेगा उसको आगे फ़िल्टर करेंगे, उसका जो कार्बन रहेगा उससे हम लोग कलर बना सकते हैं। एंड इसका जो आके वेस्ट हो जाता है ना, उससे हम लोग रोड बना सकते हैं। अदरवाइज इसको फ्यूचर में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड इसमें जो हीट प्रोड्यूस करेगा उससे हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेट कर सकते हैं और हर घर में भेज सकते हैं। ये फ्यूचर के लिए सब कुछ है। एंड जो भी बारिश होता है वो सारा उससे आके हम लोग इस फैक्ट्री में डालेंगे, जिससे आके ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, इसमें आके जितना भी पानी रहेगा बारिश का पानी को प्योर करके उसको हर जगह भेजेगा। जैसे घर में यूज़ कर सकते हैं, खाने बनाने में, कपड़ा धोने में, नहाने में, और उसको आके हम लोग अपने खेतों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी ये आके एक ड्रिप सिस्टम है, आप जानते हैं ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, जैसे ये आके रूट से कनेक्टेड रहता है और एक एक बूंद आके रूट में भेजता रहता है, जिससे ज़्यादा पानी वेस्ट ना हो और प्लांट अच्छा से ग्रोथ हो जाए। एंड उसमें आके आप देख सकते हैं यहाँ सोलार पैनल भी कुछ लगा है, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेट कर सकते हैं। एंड आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो रोड है वो ब्लू कलर का है,
ये ब्लू इसलिए कलर का है क्योंकि ये आके सोलार फुटपाथ है। सोलार फुटपाथ में आप चल भी सकते हैं एंड उसमें आप व्हीकल्स को भी रख सकते हैं, चला सकते हैं। इससे आके एनर्जी प्रोड्यूस होएगा धूप के कारण एंड इसको घर घर में बेच सकते हैं। ये आके अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, ये अदर कंट्रीज़ में लॉन्च हुआ है। एंड अब ये जो व्हीकल्स है इसे कहते हैं सोलार कार, इसे कहते हैं सोलार कार। जैसे ये सोलार कार आके इसमें ब्रेकर के ऊपर से जाएगा, ये डीसी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। डीसी एनर्जी प्रोड्यूस करने के बाद ये आके घर घर में इलेक्ट्रिक भी जाएगा। तो हमारे पास बहुत सारे वेव्स है जिससे आके हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेट कर सकते हैं। एंड आपको ये जान के मतलब ये आपको ये सी पॉइंट दिखता होगा, जैसे अभी कोई व्हीकल्स इसके ऊपर आएगा ये मैग्नेटिक फील्ड से चार्ज हो जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड से चार्ज हो जाएगा, बाकी ये सब है। तो ये अगर ये फ्यूचर में यूज़ हुआ तो ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। इससे आके जैसे आप जानते हैं दिल्ली में इतना सारा पोल्यूशन है उसको कम कर सकते हैं। एंड जो भी वेस्ट मटेरियल है दिल्ली में, मुंबई में एंड कोलकाता में, ये सब का जो भी वेस्ट मटेरियल इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। और जैसे आप जानते ही होंगे कि दिल्ली में मतलब दिल्ली में इतना बड़ा ढेर है कचरा का, तो इसमें कितना सारा एरिया कंजर्व कर रहा है, तो इसको आके हम लोग हटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। My name is Manish Kaka and I am from Government Model Senior Secondary School at Bay Little Andaman and I am studying in class 11th. Sir, this is my project Carbon Air Purifier. Basically सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेनेशन से पहले आपको बताना चाहता हूँ कुछ इश्यूज़ के बारे में। आजकल आप जैसे जानते हैं कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल चुका है, उससे अगर हम कम नहीं करें तो बहुत बड़े डिज़ास्टर्स भी हो सकते हैं। इसलिए ये जो मेरा प्रोजेक्ट है मैंने इसे बनाया है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसके अंदर एक फ़ैन जो है फिट किया है जो एक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा। जैसे यहाँ से कोई भी धुआं यहाँ निकलेगा ये फ़ैन एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके बाद इस पाइपलाइन के थ्रू ये इस कार्बन एब्जॉर्बर के चैम्बर में जाएगा। इस चैम्बर में जाने के बाद हम इसे इसे इलेक्ट्रिसिटी देंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ जो है बॉन्ड को ब्रेक करके कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, जिससे जो कार्बन पार्टिकल्स है एकदम अलग हो जाएंगे। और अलग होने के बाद हम फिर क्या करेंगे, फ़ैन को एक दूसरे फ़ैन को दोबारा ऑन कर देंगे, जिससे कि ये जो साफ़ हवा है वो इस चैम्बर से बाहर निकल जाए, जिससे कि हम पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। और हम इसके लिए और एक तरीका अपना सकते हैं, हम इस बड़े से चैम्बर में पानी सबसे पहले फिल कर देंगे, उसके बाद धुआं को पास करेंगे, जिससे जो भी कार्बन है इसमें सेटल डाउन हो जाएगा। सेटल डाउन होने के बाद हम जो पानी है उसे एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भेज देंगे और अगर हम उसे रीयूज़ कर सकते हैं तो हमारे लिए वो बहुत अच्छा बात है। और ये जो मेरा प्रोजेक्ट है वो अगर ये फ्यूचर यूज़ में काम किया जाए इसमें तो ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन को कम कर सकता है। तो मेरा मोटिव यही है कि जो पूरे जो दुनिया में जो सारे पोल्यूशन को बहुत ज़्यादा कम करना है या फिर ख़त्म कर देना। थैंक यू सर। स्टूडेंट्स को जज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइंटिफिक एबिलिटी के ऊपर और कितना इनोवेटिव है, क्योंकि ये तो एक्चुअली रिलेटेड टू साइंस है। तो साइंस में कितना इनोवेशन है इनका, ये क्या सोच सकते हैं, क्योंकि बीइंग अ साइंस स्टूडेंट हम साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करते हैं बच्चों में, तो इससे इनका पूरा साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक टेम्पर प्रेजेंट होता है कि हाउ मच क्रिएटिवली दे कैन थिंक। Myself Kaina from class 9 Government Model Senior Secondary School, Hadbay. Today's my topic is trigonometric park. But first let us know what is trigonometric. Trigonometric is a word derived from two Greek words, trigon which means triangle and metric which means to measure. Trigonometry is a branch of mathematics. Now, trigonometry is used in measuring the height of tall objects such as pole, building, trees, etc. It is used in naval and aviation and also used to measure the distance from a point. In my model, I have shown a slide which shows all the trigonometric ratios, then a watching tower which shows all the reciprocal identities. I have also shown a seesaw which is made, angle of depression which is made when we look upward, and angle of elevation which is made when we look downward. And also we have an exercise machine which shows the values of Pythagoras theorem at different angles. We also have a super hexagon showing the values of different trigonometric ratios. We also have a circle which shows the Pythagoras theorem. Now, what is Pythagoras theorem? The Pythagoras theorem is a corner side of maths which is used to find the missing side length of a right triangle. The right triangle with side A, B and C. This theorem states that A
plus b plus c, which is equal to c. So a square plus b square, which is equal to c square. At last we have a clinometer, which is used to find the distance from a point or measure the height of tall objects. Thank you, sir. My name is P. Arvind and I am studying in class 7. I am from Government Middle School, Netaji Nagar, and my project topic is understanding Pythagoras theorem. पाइथागोरस एक एशियन ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका एक फेमस थ्योरम था। उस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम स्टेट दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आइए इस थ्योरम को हम हमारे प्रोजेक्ट के द्वारा प्रूफ करेंगे। आप देख सकते हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये बेस स्क्वायर। अगर आप देख सकते हैं इधर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर में बहुत सारे ग्रेन्स भरा हुआ है। अगर आप इसको घुमाएंगे तो हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और बेस में फिल हो जाएगा। आइए हम अपने दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। आप देख सकते हैं ये एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग से एक तार बंधा हुआ है जो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। इसको हम मान सकते हैं हाइपोटेन्यूज, इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस। हमें अगर बिल्डिंग का हाइट निकालना है तो हमें हमारे पास हाइपोटेन्यूज का लेंथ भी है और बेस का लेंथ भी है, तो हम इसको पाइथागोरस थ्योरम में पुट करके बिल्डिंग का हाइट निकाल सकते हैं। थैंक यू। आई एम हर्षिता सरदा फ्रॉम गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 11। सो सर आज मैं आपको मियोन पैराडॉक्स के बारे में बताने जा रही हूँ। मियोन पैराडॉक्स को बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मियोन क्या होता है। मियोन जो होता है एक स्मॉल पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन की तरह ही, बट ये इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हैवी होता है और ये हमारे एटमॉस्फेयर में क्रिएट होता है। बट कैसे क्रिएट होता है? जब हमारा कॉस्मिक रेस या फिर हम बोल सकते हैं हाई एनर्जी पार्टिकल जब हमारे एटमॉस्फेयर के साथ इंटरैक्ट करता है तभी हमारा मियोन पार्टिकल क्रिएट करता है। और इस मियोन पार्टिकल का जो स्पीड होता है वो लगभग लाइट के बराबर होता है, या तो फिर हम बोल सकते हैं 99% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट होता है। और इसका जो लाइफ स्पैन है मियोन पार्टिकल का वो 2.2 माइक्रोसेकेंड है, जो कि बहुत कम है। हमें इस मियोन पार्टिकल का लाइफ स्पैन पता है, हमें इस मियोन पार्टिकल का स्पीड पता है, तो हम स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम फार्मूला को अप्लाई कर हम इसका एक्सपेक्टेड डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड कर सकते हैं। तो हमने जब इस फार्मूला को अप्लाई किया हमें ये पता चला कि इसका जो एक्सपेक्टेड डिस्टेंस है वो 660 मीटर है। और जहाँ पर एटमॉस्फेयर पे जहाँ पर मियोन पार्टिकल क्रिएट हो रहा है वहाँ से अर्थ क्रस्ट का जो डिस्टेंस है वो लगभग 15 किलोमीटर के बराबर होता है। तो और हम जानते हैं मियोन पार्टिकल सिर्फ 660 मीटर ही डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मियोन पार्टिकल के लिए ये इम्पॉसिबल है कि वो कभी अर्थ के क्रस्ट पर पहुंच सके। बट एक्चुअली वो हमारे हाथ पे अभी प्रेजेंट है, वो मेरे हाथ से हर सेकंड गुजर है, इवन आपके बॉडी से भी हर सेकंड गुजर है। वो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि मियोन पार्टिकल तो सिर्फ 660 मीटर ही डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है, राइट? वो हमारे अर्थ क्रस्ट पर पहुँच कैसे रहा है? और यही है हमारा पैराडॉक्स। और इस पैराडॉक्स को हम इस पैराडॉक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं आइंस्टाइन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को यूज़ कर। ये जो दो लॉ पोस्टुलेट्स आपको दिख रहे हैं ये आइंस्टाइन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स हैं। तो आइए हम देखते हैं सिर्फ ये दो लॉज को यूज़ कर कैसे हमारा मियोन पार्टिकल हम एट द एंडिंग हमारे क्रस्ट पर पहुँच कैसे रहा है। तो हमारा जो पहला लॉ है हमें ये बता रहा है कि जितना भी बॉडी है या फिर जितना भी हमारा ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म मोशन पे है उसके लिए जो फिजिक्स का लॉ होगा सब पे सेम लगेगा। और सेकंड लॉ में ये बता रहा है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सबके लिए कांस्टेंट होगा जो यूनिफॉर्म मोशन पे है। तो हम सिर्फ ये दो लॉज को यूज़ कर हम समझेंगे कि हमारा मियोन पार्टिकल एट द एंडिंग अर्थ क्रस्ट पर पहुँच कैसे रहा है। तो उसे समझने के लिए हम पहला केस लेते हैं। पहला केस में क्या है, हम अपने आप को फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे मान रहे हैं। इसका मतलब हम अपने आप को फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे मान रहे हैं। इसका मतलब हम अपने आप को रेस्ट पर मान रहे हैं। हम रेस्ट पर हैं और हमारे लिए मियोन पार्टिकल लाइट के स्पीड से या फिर लगभग लाइट के स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, हमारी तरफ आ रहा है। और आइंस्टाइन ने कहा था अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट के स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो उसका जो फ्लो ऑफ टाइम होगा उसके रिस्पेक्ट पे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके लिए टाइम फ्लो स्लो करेगा। तो इसका मतलब जो मियोन पार्टिकल का जो 2.2 माइक्रोसेकेंड्स है वो हमारे लिए 1 मिनट या मे बी 10 मिनट्स के बराबर होगा, क्योंकि मियोन पार्टिकल का जो फ्लो ऑफ टाइम है वो हमारे लिए स्लो बीतेगा क्योंकि वो लाइट के स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, लगभग लाइट के स्पीड से।
अब लाइट के स्पीड से ट्रैवल करने की वजह से इसका जो 2.2 माइक्रो सेकेंड्स है वो हमारे लिए 1 मिनट या फिर 10 मिनट्स के बराबर हो गया, और यही जगह हम टाइम डायलेशन को देख सकते हैं, और टाइम डायलेशन की वजह से जो है हमारा म्यूऑन पार्टिकल अर्थ क्रस्ट पर पहुंच रहा है। बट ये तो हो गया पहला केस। हम देखते हैं दूसरा केस, क्योंकि हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था कि जो फिजिक्स का लॉ है वो सब पे सेम लगेगा जो यूनिफॉर्म मोशन पे है, तो हमने अर्थ के पर्सपेक्टिव से देखा, बट म्यूऑन भी तो अपने पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। तो म्यूऑन के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे तो म्यूऑन अपने आप को रेस्ट पे मान रहा है, और म्यूऑन के लिए अर्थ जो है लाइट के स्पीड से ट्रैवल करके उसकी तरफ आ रहा है। अगर अर्थ लाइट के स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, जो फ्लो ऑफ, इसका मतलब अर्थ का जो फ्लो ऑफ टाइम होगा वो म्यूऑन के लिए स्लो होगा। अब अर्थ लाइट के स्पीड से आ रहा है, और अर्थ का जो टाइम होगा यहाँ पे भी टाइम डिलेट करेगा, डायलेशन होगा। और हम जानते हैं, हमने पहले देखा था, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो लगभग लाइट के स्पीड से ट्रैवल कर रहा है वो 2.2 माइक्रोसेकंड में 660 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो अर्थ लाइट के स्पीड से ट्रैवल कर रहा है या फिर लगभग लाइट के स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो इसका मतलब अर्थ जो है हमारा 2.2 माइक्रोसेकंड में 660 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। बट हम जानते हैं कि म्यूऑन पार्टिकल का जो लाइफ स्पैन है वो 2.2 माइक्रोसेकंड्स है, तो यहाँ पर 2.2 माइक्रोसेकंड्स में तो म्यूऑन डीके कर जाएगा, और वहाँ अर्थ सिर्फ 2.2 माइक्रोसेकंड में 660 मीटर ही डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा। इसका मतलब कि अर्थ हमारे म्यूऑन पार्टिकल के पास कभी पहुँच ही नहीं पाएगा, राइट। बट ये कैसे हो सकता है? एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ये ट्रू है और दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ये फॉल्स है, ये तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या होगा, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, क्योंकि लाइट से ज़्यादा कोई ऑब्जेक्ट का स्पीड ज़्यादा नहीं, लाइट से आज तक किसी का भी कोई ज़्यादा स्पीड नहीं है, लाइट से ज़्यादा कोई स्पीड नहीं है, और इसका भी टाइम भी जो है इसका भी लाइफ स्पैन भी जो है वो 2.2 माइक्रोसेकंड्स है। इसके बाद ये डीके कर जाएगा, तो फिर अर्थ कैसे पहुंचेगा हमारे म्यूऑन पार्टिकल के पास? तो यहाँ क्या होगा, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, लेंथ छोटा हो जाएगा, डिस्टेंस छोटा हो जाएगा। डिस्टेंस छोटा होने की वजह से हमारा अर्थ म्यूऑन पार्टिकल के पास पहुँच पा रहा है, और यही है हमारा म्यूऑन पैराडॉक्स, जिसे हमने आइंस्टाइन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से सॉल्व किया है। इसका मतलब हम ये वन ऑफ दोज प्री एविडेंसेस है जिसने आइंस्टाइन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को सपोर्ट किया था। हम इससे ये समझ सकते हैं जो हमारा स्पेस और टाइम है वो एक ही कॉइन के दो फेसेस है। और इसका एप्लीकेशंस देखिए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ये हमें हमारा जो म्यूऑन पैराडॉक्स है ये हमारे आइंस्टाइन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक्सप्लेन करता है, वो भी बहुत इजी वे में। बहुत लोग जब आइंस्टाइन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को सीखते हैं या फिर समझते हैं, वो इनका गलत परसेप्शन बना लेते हैं, वो गलत तरीके से समझते हैं या फिर गलत परसेप्शन बना लेते हैं, क्योंकि ये जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन या तो फिर टाइम डायलेशन जो टॉपिक्स है ये बहुत कन्फ्यूजिंग या फिर अनडाइजेस्टिव टॉपिक्स है, क्योंकि कैसे लेंथ कॉन्ट्रैक्ट करे, ऐसे कैसे हो सकता है, कोई डायरेक्ट इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाता है इसे, क्योंकि ये रियली बहुत कंफ्यूजिंग सा टॉपिक होता है। कैसे लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर जा रहा है, स्पेस टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर जा रहा है। तो इसलिए ये जो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो म्यूऑन पैराडॉक्स को यूज़ करके हमारे आइंस्टाइन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को ईजी वे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसका जो एप्लीकेशन है ये बहुत वे में यूज़फुल है। आइंस्टाइन का जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये हमारे जीपीएस सिस्टम, जीपीएस टेक्नोलॉजी जो है उसे एक्सप्लेन करते हैं, उसमें जो टाइम सिनेप्सिस है उसे हेल्प करते हैं एक्सप्लेन करने में। ये हमारे यूनिवर्स के लॉज को ईजिली एक्सप्लेन करते हैं, इवन हमारे यूनिवर्स को अच्छे से तरीके से अंडरस्टैंड करने में भी हेल्प करते हैं, और ये हमारे पार्टिकल फिजिक्स में भी हेल्प करते हैं। और यही हमारा आइंस्टाइन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताता है। थैंक यू। My name is Ankita. I am from Government Model Senior Secondary School at Belitma. The topic of my project is Kevda leaf sustainable development to green technology. This is the Kevda leaf plant which is found in the coastal regions of Andaman and Nicobar Islands and in Indian coastal regions and in Africa, Antarctica and in many places. There are more than 500 species that are found in the more than in the world. There are 500 species and there are more like many species. One of the species that is Pandonius audifera. This Pandonius audifera is the plant that is also called as the fragrant screw pine. This fragrant screw pine is also called as the Kevda plant. This Kevda plant have many thorns, like they have some thorn present in this. So for that reason these are not eaten by the animals and they can be withstood with the storms, many other like effects of harmful effects of earth. And these I have made with the Kevda notebook, Kevda pocket diary, Kevda sanitary pads and Kevda mask, Kevda leaf craft. This is Kevda mat and these are the fluorescents and these are the mottins that are brought. And these are the basket I have made, and this is the soap that I made from the Kevda leaves, and these are the pen stands I have made from the Kevda leaf. And
There are more other things that are made like sanitary pads and many others. Like I have made this Kevda color flowers, and these are the Kevda round chart, and these are the Kevda chart from it, and these are the Kevda painting of Kevda leaves paper, and this is the write-up of it, and this is the organic manuals that are produced. And these are the flowers that are found, and in flowers there are male and female flowers that are found in Kevda leaf plants. The male flowers have many essence in the flower, and the female flower have the little essence, and they are little larger in the size. And these are the types, and these are the fibers that I got from the Kevda leaf. And this is the rope making machine from which we can make rope. And this is the first time that I have made in the world, like I have made this first time the Kevda flower. Thank you. Myself Avnita from Government Model Senior Secondary School, Hadbet. So today I am here to say a few words on the topic of 3D artificial womb. Right here you can see the project 3D artificial womb. The 3D artificial womb means a womb which is setted artificial from the mother's womb. This artificial womb is outside from the mother's womb. This is a technology device which is designed to grow the embryo or a fetus outside the human body. This artificial womb is still in experimental project stage in Andaman and humans, but not in animals, because this got success in the goat of baby, and it got success and the baby had grown fully. So right here you can see the fetus growing inside the womb. Firstly the IVF process is done. Firstly in the IVF process, the right here you can see the fetus. And here you can see the amniotic fluid also, which is necessary for the babies as a cushion, which performs a cushion-like function in the womb. The amniotic fluid is also made artificially. The artificial amniotic fluid is made up of the glucose, water, 99% to 98% of water is used, and urea, other etc. products are used to make artificial amniotic fluid. You know, you have heard that some actors or women are not willing to get pregnant because of any beauty conscious or having any issues in their uterus. So similar to that, this is a project that the actors can also give baby, but outside their body. The birth is also painful. This is a pain-free delivery. In this delivery is just we should press a button and the delivery is done. So right here you can see the 360-degree camera. There are 5 parts of this: monitoring system, delivery, and right here you can see cardiometer, and this is also known as ectolife. The ectolife is a process in which it refers to the baby growing outside the human body. It is also known as ectogenesis. The ectogenesis is a process in which the babies are grown outside the body of a human body, and the babies grows in a machine known as ectolife. This procedure is called the ectolife. The ectolife is a process in which first the female and male gametes are taken from the body and it fertilized by the microneedle. The sperms are sucked in a microneedle and it is injected into the ovum. This process is called ICSI. The full form of ICSI is in cytoplasmic sperm injection. In cytoplasmic sperm injection, the sperm is injected into the ovum. After this, this embryo or a fetus, after the fertilization, this convert into an embryo by the blastocyte. This embryo, you can see this embryo can develop into a fetus after 6 months. This fetus, at the first week of the embryo's development, the heart and the spinal cord of the baby will grow, and at last you can see right here. At here also you can see that the embryo develops into a small baby, and here you can see the baby grows slowly into a natural baby at 38 weeks. This ectolife is a process in which the baby grows outside the human body. But there is an advantage right here. Before inserting into this artificial womb or a bio bag,
you can do a process known as CRISPR-Cas9. The CRISPR-Cas9 is a process in which you can engineer your baby's own genetic engineering. This genetic engineering is done by the AI. The AI will genetically engineer this DNA and convert into R&D. So right here you can see the amniotic fluid, the umbilical cord, fetus and monitoring system. Here you can see the monitoring system. This monitoring system captures all the functioning and all the issues of the babies. Like right here you can see the heartbeat, pulse rate, temperature, etc. This control all the temperature, everything of the babies. It can also show a display. It displays the babies, the fetus, full body temperature, heartbeat, pressure rate, etc. So right here you can see the two bioreactor, which this is a bioreactor, waste bioreactor. Yeah, here you can see through the pipe the umbilical. This is the umbilical cord in which the babies dirt are removed, and this is supplied to this. By this way it is supplied to this waste bioreactor. The waste bioreactor convert this waste into a nutrient, and this is stored again in the nutrient bioreactor. This nutrient bioreactor will again supply through this bio to the baby, to the fetus, and the fetus will grow. The procedure of this ectolife is that first the ICSI is done. I said you before that one, and after the ICSI you can choose a choice named as CRISPR-Cas9, which is an app in which you can select the baby's eye color, skin color, hair color, learning ability, etc. You can select. And this is an option. If you want to do this CRISPR-Cas9, there is also choice. You may not, you can also. So after this CRISPR-Cas9, the baby is inserted into this artificial womb. The artificial womb performs like, this is an egg-like structure you can see right here. In this pod only the baby grows. The fetus grows spends its full 9 months in this artificial womb facility. This facility is especially for the women who are not capable to get conceived because of any infertility, or sometimes the couples may also they will be not willing to get conceived because of their beauty conscious. This project is actually to reduce the premature baby. There are two types of ectogenesis. The ectogenesis refers to the process in which the baby grows outside the human body, and the word ectogenesis is a Greek word. Ecto means outside and genesis means creation or formation. These ectogenesis are in two types. They are one is partial ectogenesis. Partial ectogenesis is ectogenesis. You can keep the premature baby like 5 months, 2 months, 3 months baby and grow in this. Sometimes you may also hear that the incubator is sometimes risk that because the humans carry it. The human cannot carry how AI can carry it. So in this artificial womb, the premature baby can grow. This is called the partial ectogenesis. Next one is the complete ectogenesis. After the process of ICSI or IVF, I said you before that the IVF process or ICSI in cytoplasmic sperm injection is done, and if you want that process of CRISPR-Cas9, or in the CRISPR-Cas9 you can also remove the hereditary diseases like polio or any mental disorders of the babies, or like hereditary, their grandfather or their grandfather. Hereditary disease can also be rejected by the process of CRISPR-Cas9. So I was continuing about the complete ectogenesis. The complete ectogenesis is the ectogenesis in which the fetus grows 9 months, spends 9 months full in this ectogenesis, in this artificial womb. This artificial womb is also known as biobag. The biobag is like, you can see right, this is like a biobag. I used actually tape to express this glass, but instead of tape there will be a glass which is 1.5 to 2 centimeters in diameter. So at last you can see the baby stages. Firstly, what happens after the fertilization, the fetus or embryo's cells are divided into 6,
8, 14, it get double actually. After the double, it goes to the stage of blastocyte. After the stage of blastocyte, in the blastocyte, here you can see that I explained it before. After the stage of blastocyte, the baby's spinal cord, the brain, everything will grow in this stage, and after at the 5th week, the baby will having the structure of the fetus, and slowly the baby's organ. It can also its sense organs will grow, and after that the eye, lips, every lips organs, everything will grow. After that, the babies at last there are 3 trimesters actually. First trimester, second trimester, third trimester. At the first trimester, the baby's growth will be between the 9 weeks to 12 weeks. At the second trimester, the baby's growth will be about 12 weeks to 26 weeks, and at the third trimester it will be 26 weeks to 40 weeks. After that, the birth is done. At the middle period of the 12 weeks to 26 or 27 weeks, the baby's growth of every organ will grow, like liver, kidney, heart, etc. will grow. At this time, the heartbeat will start. The heartbeat of the baby will be more than our adult, because the heartbeat of the babies is growing, right? So it will have more immunity in this. So artificial womb. The artificial womb, I said you before that it is a technology. This artificial womb was actually planned by Hashim AI Gali. It is a futuristic plan actually. So I want to represent to the public that to save the future of the small babies. I got interested in this project that my parents and our neighbors were talking to each other that our neighbor's baby had lost its life because of prematurity. So she was crying. So I want to give information that there should be a device named as, it will be actually developed, and it is the experiment will success in human after 10 to 15 years. So I want to give information to the public that there is a device like this. I want to give the babies information, the students who are studying in class 1 to 12, that there is a device like it to save the premature baby. And I also want to give information to the government that if this process will be success, so please keep this in Andaman and Nicobar Islands and even in India also, because of the prematurity baby. In 1 year we have the death of baby in full world in 1 day is that 2.8 millions of baby are losing their life. So why should they lose their life? They didn't do any mistake in their life. So thank you. Good morning everyone. I am A. Manisha of class 11th A from Government Model Senior Secondary School, Hadbe. It is a working model of hemodialysis, and our main motto is to make people know what actually dialysis is and what is the procedure. Hemodialysis stands for 2 words, hemo and dialysis. Hemo means blood and dialysis means filtration. That means filtration of blood. Whenever kidney stops functioning, we use a procedure called hemodialysis. It is a procedure that cleans blood outside the body using a dialysis machine which acts as an artificial kidney. 2 needles inserted into a vein. 1 needle removes blood from the body. As the blood passes through filter, which is called dialyzer, which is made up of semi-permeable membrane and surrounded by a dialysis fluid. This fluid flows in the opposite direction to the blood and draws out waste products from the body. This process removes waste product, excess water and harmful substance from the body. The filtered blood back to the body through other needle. It takes around 4 to 5 hours and some people need 3 sessions per week. Principle of hemodialysis is diffusion of solutes across semi-permeable membrane. Now, procedure of hemodialysis. During hemodialysis, the blood passes through filter or artificial kidney. This filter is called dialyzer. It is divided into 2 parts. As the blood passes through filter, a special fluid on the other side draws out waste products from the body.
the filtered blood back through the body through other needle. Thank you. Good morning, my name is M. Niveta from Government Model Senior Secondary School, Hadbe. This is a project of position vector. In this position vector, there are 8 octants. First octant displays the x, y, z axis, which all are positive. And the second is second octant in which x is negative, z is positive, and y is also positive. And the third octant in which x is negative, y is negative, and z is positive. At last, the fourth quadrant in which the y axis is negative, x axis is positive, and z axis is also positive. And this is the fifth quadrant. This is the fifth quadrant in which z is negative, x and y is positive. And in sixth quadrant, x is negative, y is positive, and z is also negative. And the seventh quadrant in which all axes are negatives, and z in the last eighth quadrant in which x and y is negative, x is positive. From the position vector we can find the point which in the space. The position vector is a straight line in having one end fixed to a point and is used to describe the position of a point to a relative to a body. As the point moves, the position vector will change in length or both in length or direction. From like this, the cuboid, we can find this. In this, the x-axis is 12 and the y-axis is 22 and z-axis is 10. We can find the point from the space also like this. From this, here is the 16, x is 16 and y is 18 and z is 16. I can give examples. When we are driving from one city to another cities, it includes the position vector because from which we can find the distance and direction. And when the position vector determined that when wind flows, it interacts with sails and attacks the boat's motion, change the boat's motion. Thank you, sir. My name is Misham from class 10th C of Government Model Senior Secondary School, Hadbe, Little Andaman Zone. So, सर आज का मेरा प्रोजेक्ट है फूड अडल्ट्रेशन। प्रोजेक्ट में जाने से पहले हम सभी जानते हैं कि पुराने टाइम में जो फूड मिलता था वो प्योर होता था, उसमें मिलावटें कमी होती थी और जो है बीमारियां भी कम होती थी। मार्केट एक्सपेंशन कम था, केमिकल्स के बारे में लोगों को जानकारियाँ नहीं थी, इसलिए जो फूड हमें मिलता था वो प्योर मिलता था, बीमारियां नहीं थी क्योंकि ज़्यादातर लोगों के घर में ही अवेलेबल था वो फूड। बट आज के टाइम में देखा जाए तो जितना भी फूड हमें मिल रहा है उसमें कुछ ना कुछ मिलावट हो ही रहा है, कुछ ना कुछ उसमें मिला होता है क्योंकि मार्केट ये इंटेंशनली यानी कि जानबूझ के मार्केट करता है ताकि फूड का क्वांटिटी बढ़ा सके, वो अट्रैक्टिव दिखे वो फूड और उससे क्या वो प्रॉफिट गेन करते हैं। अब प्रॉफिट गेन करने के अलावा जो है ये फूड का न्यूट्रिशनल वैल्यू उसको कम कर देता है, फूड का न्यूट्रिशनल वैल्यू को ही कम कर देता है ये। तो हमारे किचन में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि मिलावट भी हो सकती है, प्योर भी हो सकता है। अब फूड अडल्ट्रेशन का मतलब वही है जो आजकल हमारे मार्केट में हो रहा है। आजकल हमारे मार्केट में जितना चीज़ अवेलेबल है सब में कुछ ना कुछ मिलावटें हो ही रही है। तो इसको करने का बहुत सारे टेस्ट है, बट कुछ सिंपल टेस्ट जो हम घर में कर सकते हैं वो टेस्ट हम आज दिखा रहे हैं। सबसे पहला है मिल्क का टेस्ट। इंडिया को माना जाता है मिल्क का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सबसे ज़्यादा दूध इंडिया में बनता है, बट देखा जाए तो मिल्क ही सबसे ज़्यादा अडल्ट्रेटेड फॉर्म, मिल्क में सबसे ज़्यादा मिलावटें होती है। तो इसको करने का भी सिंपल तरीका है, अगर हम मिल्क लेंगे उसको एक ड्रॉपर में और इसे डालेंगे
तो देखिए वो स्लोली जा रहा है और एक वाइट कलर का पैच छोड़ रहा है, बट इधर देखेंगे तो वो स्पीड गया और एक वाइट कलर का पैच मतलब बहुत कम ही छोड़ा है, विच मीन्स जो स्लो जाता है और वाइट कलर का पैच रहता है उसमें वो प्योर मिल्क है और ये अडल्ट्रेटेड वाला है, यानी इसमें पानी मिला हुआ है। अब ज़रूरी नहीं है कि इतना ही हो, सिर्फ पानी मिला हो, इसमें यूरिया, कास्टिक सोडा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे खतरनाक चीज़ें भी मिलाई जाती है, जो कि कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी का भी एक ज़रिया है। कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी हो सकता है इससे। तो ये मिल्क का था। अब नेक्स्ट है टी लीव्स। चाय तो हम सभी घर में बनाते ही हैं, लेकिन अभी चाय में भी मिलावटें होती है। चाय में कलर मिलाया जाता है, आर्टिफिशियल कलर्स मिलाए जाते हैं, जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। अब इसका भी सिंपल सा टेस्ट है। आप एक ब्लॉटिंग पेपर लेंगे, अब ज़रूरी नहीं है ब्लॉटिंग पेपर ही लो, आप कोई टवल ले सकते हैं, कोई गीला सा टवल या फिर थोड़ा गीला टिश्यू पेपर ले सकते हैं, और इसमें अगर हम लोग चाय पत्ती डाल के रब करेंगे तो देखिए ये कोई कलर नहीं छोड़ेगा, विच मीन्स ये प्योर है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। बट अगर हम इधर थोड़ा पानी छिड़क के देखें, अगर पानी छिड़क के देखें तो कुछ होगा नहीं इसमें, बट इधर देखें तो यहाँ में थोड़ा सा कलर छोड़ रहा है, विच मीन्स इसमें कलर मिला हुआ है, ये हार्मफुल है हमारे लिए। अब ज़रूरी नहीं है इसमें कलर मिला हो, इसमें कुछ मेटालिक सब्सटेंसेस भी मिलाए जाते हैं ताकि वो वेट हो, उसमें क्वांटिटी दिखे उसमें। उसका हम लोग मैग्नेटिक से मैग्नेट से टेस्ट कर सकते हैं, तो क्या है वो मेटालिक सब्सटेंस अट्रैक्ट हो जाएंगे, या फिर हम लोग पानी में घोल के देख सकते हैं तो कुछ सब्सटेंस ऐसा नीचे बैठ जाएंगे। इस तरह हम चाय का कर सकते हैं। सिमिलरली हनी का भी है। हनी में 2020 का एक रिपोर्ट निकला था जिसमें दिखाया गया था कि हनी में चाइनीज सिंथेटिक शुगर मिलाया जाता है ताकि वो स्वीट हो। अब हनी को प्योरिटी टेस्ट करने का सिंपल तरीका है, हम अगर हनी लेंगे और इसको अगर हम लोग डालेंगे तो ये डाइल्यूट नहीं हो रहा है, ये बैठ रहा है नीचे, ये नीचे बैठ रहा है, देखिए डाइल्यूट नहीं हो रहा है, विच मीन्स ये प्योर हनी है, इसमें इसका डेंसिटी ज़्यादा है। अब हम शुगर सोल्यूशन वाला हनी को देखें तो वो इजीली डाइल्यूट हो रहा है, इसमें शुगर मिलाया गया है। तो देखिए इससे मतलब हनी का प्योर स्वीटनेस तो है ही नहीं, शुगर मिलाया गया, फिर हनी का मतलब ही क्या हुआ। अब शुगर के अलावा इसमें मोलासेस, डेक्सट्रोस नाम की जैसे ग्लूकोज सब्सटेंसेस है वो भी मिलाया जाता है, इसमें कॉर्न सिरप भी मिलाया जाता है, इसमें डेंसिटी कम करने के लिए, शुगर उसका क्वांटिटी बनाने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए। नेक्स्ट है मटर, ग्रीन मटर। हरा मटर में मेलाकाइट ग्रीन नाम का एक डाई मिलाया जा रहा है, जो कि यूजुअली लेदर को डाई करने के लिए यूज़ होता है और फिश का जो अंदर इन्फेक्शन मिलता है उसके लिए भी यूज़ होता है। तो ये कितना ख़तरनाक चीज़ है जो कि मटर में भी मिलाया जा रहा है ताकि वो ग्रीन दिखे, अट्रैक्टिव दिखे। इसका भी सिंपल सा टेस्ट है, अगर हम लोग मटर को पानी में घोलेंगे तो देखिए कोई कलर नहीं छोड़ेगा, इट विल हार्डली लीव एनी कलर, तो मतलब ये प्योर है। बट इधर देखेंगे हम लोग थोड़ा सा और डाल के तो देखिए सोल्यूशन थोड़ा सा ग्रीनिश हो रहा है, थोड़ा धुंधला सा सोल्यूशन आ रहा है, ग्रीन हो रहा है, विच मीन्स इसमें कलर मिलाया गया, आर्टिफिशियल कलर मिलाया गया है ताकि वो ग्रीन दिखे, अट्रैक्टिव दिखे। बट ये हमारे लिए बहुत सारा हार्मफुल है, वॉमिटिंग, अनीमिया, कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी हो सकता है इससे। अब नेक्स्ट आता है सॉल्ट। सॉल्ट तो घर में इजीली अवेलेबल होता है, हमारा स्टेपल डाइट में है सॉल्ट, बट देखा गया कि सॉल्ट में भी मिलावट होती है, कम होता है बट होता है, कुछ अमाउंट में मिलावट होता है। तो सॉल्ट को भी सिंपल सा टेस्ट है, सॉल्युबिलिटी टेस्ट। वैसे तो आयोडीन टेस्ट भी किया जाता है बट सॉल्युबिलिटी टेस्ट भी होता है। इसका मतलब अगर सॉल्ट जो है, हम सभी जानते हैं सॉल्ट इजीली पानी में घुल जाता है, तो मतलब अगर हम सॉल्ट को पानी में मिलाएंगे तो कुछ देर स्टर करने के बाद हम देख ही सकते हैं कि सॉल्ट जो है वो इजीली घुल जाएगा कुछ देर का स्टरिंग के बाद। बट इसमें देखें
तो सोल्यूशन थोड़ा सा टर्बिड हो रहा है, यानी कि धुंधला सा सोल्यूशन बन रहा है, थोड़ा वाइटिश सोल्यूशन बन रहा है। मतलब इसमें चॉक पाउडर मिलाया गया है, सॉल्ट में चॉक पाउडर मिलाया जाता है ताकि वो उसका क्वांटिटी बढ़े। अब सॉल्ट तो चीप मिलता है, बट देखा गया है कि जब मैंने रिसर्च किया गूगल वगैरह में तो देखा गया है कि चॉक पाउडर मिलाया जाता है सॉल्ट में, तो हो सकता है सॉल्ट में भी मिलावट हो, इसलिए हम लोग इसका सिंपल सोल्यूबिलिटी टेस्ट देख सकते हैं। तो ये थे कुछ सिंपल से टेस्ट जो हमारे घर में इजीली अवेलेबल है, उसको हम टेस्ट कर सकते हैं ऐसा इजीली घर में। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि चिल्ली पाउडर का टेस्ट, जिसमें ब्रिक पाउडर मिलाया जाता है, ईटा का पाउडर मिलाया जाता है ताकि वो ना क्वांटिटी दिखे, कलर दिखे उसमें। फिर टर्मरिक में भी कुछ आर्टिफिशियल कलर्स मिलाए जाते हैं। इस सब का अडल्ट्रेशन आपको यूट्यूब में भी अवेलेबल मिल जाएगा। FSSAI का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसमें आपको अवेलेबल मिल जाएगा। उसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में दिखाया गया है कि अडल्ट्रेटेड और हम लोग जो प्योर फॉर्म है उसको हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि फूड अडल्ट्रेशन से हम बचें, जितना हो सके हम बचें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। बहुत सारी डिजीज़ेस होती है जिसमें, जैसे कि मैंने बार बार बताया, कैंसर, वॉमिटिंग, अनेमिया, नोजिया, स्टमक डिसऑर्डर, लीवर डिसऑर्डर, एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट भी होता है इससे, एक्सेट्रा। बहुत सारी बीमारियां भी होती है जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, थ्रेटनिंग है हमारे लिए। तो ये सिंपल टेस्ट से हम देख सकते हैं, बट मार्केट में तो हम चेक नहीं कर सकते ना पैकेट से। उसके लिए हम उसमें लेबल देख सकते हैं कि उसमें प्रॉपर FSSAI का स्टैंडर्ड मार्केशन है, कि FSSAI का लेबल है, या फिर उसका इंग्रेडिएंट्स चेक कर सकते हैं हम, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, न्यूट्रिशनल वैल्यू चेक कर सकते हैं, एक्सपायरी डेट चेक कर सकते हैं हम लोग, एक्सपायरी क्या है, कैसा है करके। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि मार्केट में हमें अवेलेबल मिलता है या नहीं है। जी, मेरा नाम मोहम्मद शबीर है। मैं GD मैथ्स अभी पोस्टेड हूँ GMS नेताजी नगर से। यहाँ पे मुझे एक सौभाग्य मिला है कि मैं अपने जोन, जैसे कि लिटिल अंडमान जोन से, मैं एज ए एक्सकॉर्ट टीचर अराउंड 12 एग्जिबिट्स को मैं लेके आया हूँ। मैं और मेरे साथ में एक टीचर भी है। तो हमने जो है, एक तो आपको पता होगा लिटिल अंडमान कितनी दूर दराज इलाका है, फिर भी हमारे बच्चों ने काफ़ी अच्छी मेहनत की है। वहाँ पे सबसे पहले अपने स्कूल्स में एग्जीबिशन हुआ, वहाँ पे सेलेक्टेड प्रोजेक्ट्स को, फिर वहाँ पे जोनल लेवल में भी एग्जीबिशन हुआ, फिर उसमें से जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको हमने मतलब हमारा वहाँ से चांस मिला है यहाँ आने के लिए। और यहाँ पे जैसे हम लोगों ने अराइव हुआ है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा सुविधा मिला, और यहाँ पे आज जो है इसका इनॉग्रेशन हुआ है हमारे चीफ सेक्रेटरी द्वारा। तो अब हमारा जो जोन के बच्चे हैं काफ़ी उत्साहित है, क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इतने दूर से भी आके भी उनको यहाँ पे इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपना इनोवेशन को दिखाने के लिए। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि काफ़ी जोन से भी बच्चे आए हैं, काफ़ी दूर इलाके से भी आए हैं। तो अभी ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हम सबको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है ज्ञानोदय द्वारा, जिससे कि हम अपना जो टैलेंट को बाहर निखार सके और दूसरे को भी हम लोग जान सके। धन्यवाद, थैंक यू।